हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, सो अब तक हमने कितना कवर कर लिया बायोमोलिक्यूल्स में, बताइए। तुमने प्रोटीन का पार्ट कवर कर लिया है, ग्लूकोज सब कुछ पढ़ लिया है इनके बारे में हैं, और ये स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं तुमने। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा हो गया, प्रोटीन का पूरा हो गया। अब थर्ड हम पार्ट ले रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड वर्ड से ही हमें पता क्या लग रहा है। न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है, इससे हमें हमारे मन में आएगा सबसे पहले यहाँ पे कि जो इसकी हमें इसको कंपेयर करना है ना, कंपेयर किससे करना है? हेरिडिटी से करना है। ठीक है, किससे करना है? हेरिडिटी। देखो, न्यूक्लिक एसिड तुमने पहले भी सुना होगा कि एक, सबसे पहले ऐसे समझो तुम कि जैसे एक सेल है। ठीक है, सेल है, देखिए ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये तुम्हें इस बात का पता है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस ही किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अब हमारी बॉडी के अंदर सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। ठीक है, ये पता होना चाहिए, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। मतलब व्हाट है, तुम कहोगे अब ये हेरिडिटी क्या होती है? अभी न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? क्या बात कर रहे हैं? हेरिडिटी तुमने क्लास 10th में पहले ही पढ़ा होगा। हेरिडिटी क्या होती है? मतलब कभी कभी तुमने सुना होगा कि जैसे पेरेंट्स से जो बच्चे के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, कहते हैं इसकी कुछ आदतें इसके पेरेंट्स से मिलती हैं, या फिर इसका नाक, कान, मुंह, या कुछ भी फीचर्स कुछ पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना? तो वो क्या है वो चीज़? वो हेरिडिटी होती है। ठीक है, तो और उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है? न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है ना, ये वाला न्यूक्लियस, ये किससे बना होता है? आगे ये भी तो होगा कुछ ना कुछ, किससे बना होगा? ये न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूक्लियस इज मेड अप फ्रॉम क्रोमोसोम। ठीक है, मेड बाय क्रोमोसोम। अब ये तुम्हें पता होगा कि न्यूक्लियस है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, आगे देखो, इससे ये अब क्रोमोसोम किससे बने हैं? ये किससे बने हैं? ये बने हैं न्यूक्लिक एसिड से। तो वो ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आया हमारे पास? सबसे पहले होता है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पता लग गया? तो मतलब अल्टीमेटली तो बात कहाँ पे सारी आके रुकेगी? ये कि जो हम मतलब न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी मतलब क्या होती है कि जैसे जो पेरेंट से आगे फीचर्स जो भी कुछ है, कुछ भी कहते हैं ना कि इसका इसकी मम्मी से फेस में मैच करता है, या फिर कुछ आंखें मैच करती हैं, कुछ भी, कि कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, है ना? तो वो कहाँ से आती हैं? न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे? सबसे पहले तुमने बात करी सेल की, सेल से आया न्यूक्लियस, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। पता लग गया तुम्हें? अभी बताया, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। आगे फिर फर्दर क्रोमोसोम के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास पता लग गया जो हमने पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड के फर्दर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। तो अब ये डीएनए तुम्हें पता है, पहले पढ़ा हुआ है, क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म जरूर आनी चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लिक एसिड, हमने अब ये तो हमारे पास सिर्फ बेसिक था। ठीक है, हमने बात स्टार्ट करी न्यूक्लिक एसिड से, न्यूक्लिक एसिड हमें पता लग गया क्या होता है। उसके बाद डीएनए एंड आरएनए, इसके दो पार्ट्स होते हैं। आगे फर्दर हमने क्या करना है? ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड, ये 3 मॉलिक्यूल से बन के मिलके बना होता है। ठीक है, कौन से 3 मॉलिक्यूल्स है वो हम फर्दर हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले तुमने क्या करना है, न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास है, हम ये क्या कहेंगे? एक तो ना ये बात याद रखना, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। ये क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स
न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। पॉलीमर तो तुमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था ना 11th क्लास में, पॉलीमर्स का टॉपिक। एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। ये जो डीएनए आरएनए हो गया, इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है H2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या क्या, सबसे पहला होता है पेंटोज शुगर, ठीक है, लाइन वाइज चलते रहो, पेंटोज शुगर प्लस फिर उसके बाद क्या होता है नाइट्रोजीनियस बेस, या फिर ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो ब्रेक होता है 3 पार्ट में, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस। ये पेंटोज शुगर तो एक शुगर है, ठीक है, और नाइट्रोजीनियस बेस क्या है, मतलब बेस, कोई भी बेस है उसके साथ नाइट्रोजन लगाओ, नाइट्रोजन होगा बेस के साथ, ठीक है, और प्लस फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं। न्यूक्लिक एसिड फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा तो ये तीन चीज़ों में ब्रेक होएगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा हुआ। उसके बाद अब तुम्हें अब ये पता लग गया डीएनए आरएनए में 3 चीज़ें होती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड। अब तुमने डीएनए और आरएनए को डिस्टिंग्विश करना है इन 3 चीज़ों के बेसिस पे, ठीक है। डीएनए और आरएनए में फ़र्क बताना है ऑन किस बेसिस पे, इन 3 चीज़ों के बेसिस पे। तो सबसे पहले अब तुम डीएनए एंड आरएनए में बताओगे, एक जगह लिखो डीएनए एंड एक जगह लिखो आरएनए, ठीक है। अब डीएनए में तुमने फर्स्ट पढ़ा है कि जो ब्रेक होता है ना ये डीएनए और आरएनए, ये क्या होता है पेंटोज शुगर में। सबसे पहला पार्ट है पेंटोज शुगर, फिर हमने डिस्टिंग्विश मतलब हमने डिफरेंस बताना है। सबसे पहला हम पॉइंट लेके चलेंगे पेंटोज शुगर का, सेकंड पॉइंट लेंगे नाइट्रोजनस बेस का, थर्ड पॉइंट लेंगे फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ले लिया पेंटोज शुगर का। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर कौन सी, यहाँ पे लिख लिया, किस बेसिस पे कर रहे हैं, पेंटोज शुगर, ये हेडिंग है तुम्हारी, ठीक है। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, देखो ध्यान से, D+2 डीऑक्सी राइबोस। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न दिस कि डीएनए में ये वाली शुगर प्रेजेंट होती है, आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, D+ राइबोस, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा कि इसमें ये शुगर प्रेजेंट है, इसमें ये शुगर, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर डीएनए में ये है डीऑक्सीराइबोस एंड आरएनए में राइबोस है, ठीक है। और अब जो उसके बाद यहाँ तक हो गया तुम्हारा, शुगर का बता दिया दोनों में। अब डीएनए और आरएनए का डिफरेंस करें, ये शुगर का बता दिया कौन सी होती है। सेकंड पॉइंट क्या था, यहाँ से देखिए नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस बेस के हिसाब से करते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस देखते हैं। तो नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में कौन से प्रेजेंट होते हैं, AGCT। एंड व्हाट आर दीज AGCT, ए क्या होता है एडेनिन, ठीक है, ये नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं एडेनिन। जी क्या होता है ग्वानिन, ये नाम याद रखने हैं जरूर। सी क्या होता है साइटोसिन एंड टी क्या होता है थायामाइन। सीधा पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन बना के कि डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन से डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामाइन, ठीक है। एंड आरएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, AGCU। 3 सेम रहते हैं, सिर्फ ये चेंज होता है, ए इज सेम एडेनिन, ठीक है, जी ग्वानिन एंड सी साइटोसिन एंड यू होता है यूरासिल, ठीक है। तो चेंज कहाँ आता है, सिर्फ 4th वन में चेंज आता है यूरासिल वाले में, बाकी 3 के 3 हमारे पास सेम रहते हैं। तो नाइट्रोजीनियस बेस के हिसाब से भी हमें पता लग गया AGCT, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिस है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। ये नाम किसके हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस, जिस मतलब इनके साथ अगर इनके आगे फर्दर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये बेस होते हैं, उनके साथ नाइट्रोजन अटैच होती है, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामाइन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास डिफरेंस आता है फॉस्फोरिक एसिड का। 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है ना इसमें डीएनए आरएनए में, तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो यहाँ पे भी सेम रहता है, फॉस्फोरिक एसिड आरएनए में भी सेम रहता है। तो मतलब फॉस्फोरिक एसिड दोनों जगह पे पाया जाता है, डीएनए में भी आरएनए में भी बिल्कुल सेम। शुगर पता लगी, याद रखना शुगर कौन सी होती है, इसमें कौन सी होती है। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में अगर आ गया तो तुम्हें ऐसे ये लिख के आना है कि इसके अंदर ये शुगर, इसके अंदर ये शुगर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस ये होते हैं, इसके अंदर ये होते हैं, और फॉस्फोरिक एसिड दोनों में सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने बात करनी है
जो पहले बोला था न्यूक्लियोटाइड्स का वो होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, दो वर्ड्स आएंगे। देखो इतना ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर थोड़ा समझना, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या है ये हमारे पास। न्यूक्लियोसाइड जो होता है ना, इसमें शुगर प्रेजेंट होती है प्लस बेस। अगर शुगर प्लस बेस प्रेजेंट हो, कोई भी शुगर है, जैसे राइबो शुगर का तुम्हें स्ट्रक्चर बना के देखोगे, जैसे तुमने पहले भी पढ़ी है, जो इसमें पढ़ी थी तुमने मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। उस शुगर के साथ मान लो बेस अटैच हो जाए कार्बन 1 पे, एट कार्बन 1, ठीक है। जैसे राइबोस शुगर है, इसमें राइबोस शुगर आती है ना, ये उस शुगर के साथ तो हम लेंगे नहीं शुगर, तो इसमें राइबोस यूज़ हो रही है। तो राइबोस में बेस अटैच हो जाए, ठीक है। कोई बेस, जैसे बेस क्या है, जैसे OH अटैच हो गया हमारे पास, जो कोई भी बेस ले लिया तुमने, तो वो अटैच हो गया C1 कार्बन पे, ठीक है, मतलब कार्बन 1 पे, तो वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड वो पूरा स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, शुगर के साथ, जब राइबोस शुगर के साथ बेस अटैच होगा प्लस फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 क्या है यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो जब शुगर के साथ ये दोनों चीज़ें अटैच होंगी तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका नाम होएगा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। बस कुछ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियो स्ट्रक्चर वगैरह, बस ये याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड्स कब होएगा, जब शुगर के साथ बेस प्लस H3PO4 होएगा, फॉस्फोरिक एसिड, और जो बेस प्रेजेंट होएगा वो कार्बन 1 पे प्रेजेंट होएगा, और जो फॉस्फोरिक एसिड होएगा वो कार्बन 5 पे प्रेजेंट होएगा, ठीक है। बस ये बात है इसमें। उसके बाद अब हमने बात करनी है नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, ठीक है। जो मेन है, बस मेन हमारे पास ये था, एक तो DNA RNA का डिफरेंस और यहाँ पे DNA RNA का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ऑफ DNA RNA में क्या है, सबसे फर्स्ट तो आता है वही तुम्हारे पास जो आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होएगा इसमें सिंपल यही है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर लेते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल बात आएगी, हाउ न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर। जैसे जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे ना, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर, जो भी ये स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसे आपस में लिंक टुगेदर होंगे, हाउ न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर, वो सीक्वेंस क्या होगा, किस सीक्वेंस से आपस में न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर होंगे, वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बताएगा। एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पोली न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे फोल्ड होंगे, ठीक है। जो पोली न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, अब यहाँ पे उसमें तो खाली न्यूक्लियोटाइड था, इसमें न्यूक्लियोटाइड फर्दर ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, वो कैसे आपस में फोल्ड होंगे, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं है इसमें, तो सिर्फ ये तो सीक्वेंस बताता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक टुगेदर होंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है हमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA कैसे बनाओगे, देखो ये कैसे होता है, वही जैसे तुम हेलिक्स वाला पढ़ते थे, ठीक है। ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, क्या कहना है तुमने इसको, डबल स्ट्रैंडेड है ना, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो अब देखो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि ये जो आपस में ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आपस में मतलब कॉइलिंग कर रहे हैं, स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो इसके अंदर किसकी वजह से ये की बात आती है हमें, तो किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। अटैच होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कौन अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में, इनके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जो हमें पता है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हमने अभी पढ़े हैं, ये वाले, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस किसकी बात करें, DNA की, DNA का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, DNA में कौन कौन से बेसिस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब ये आपस में अटैच कैसे होंगे, देखो यहाँ पे होएगा ATGC, हमेशा क्या होएगा, ATGC, ATGC, A के साथ T अटैच होएगा, G के साथ हमेशा C अटैच होएगा, ठीक है। ये याद रख लेना, जैसे मर्जी याद करना कि A के साथ जो अटैच होता है वो T होता है, G के साथ C। A क्या है, एडेनिन, T क्या है, थायमाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। और ये जो होता है ना AT, ये डबल 2 बॉन्ड से होता है और ये 3 बॉन्ड से होता है, ये 2 से होता है, ये 3 से होता है, ये 2 से, ये 3 से, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखनी है तुमने,
कितने हैं, ये 2 बॉन्ड से अटैच होता है, और जो जी होता है वो हमेशा 3 बॉन्ड से अटैच होता है। और ये अटैच होते क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये याद रखना कि ये क्या है, ये 2 बॉन्ड्स हैं, और ये जी किसके कितने के साथ अटैच होता है? 3 बॉन्ड्स के साथ होता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये याद सिर्फ। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये जो मैंने बातें बोल दी है ना, ये तुमने थ्योरी में लिखनी भी होती हैं, साथ में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये जो एडेनिन होता है वो बॉन्ड बनाता है थायमाइन के साथ, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ बनाता है हमेशा, ठीक है। ये अगर कर दिया तुमने, ए के साथ जी लिख दिया और टी के साथ सी लिख दिया, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि ए हमेशा बॉन्ड बनाएगा टी के साथ, ए जी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ए सी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो जो है वैसे ही करना है। उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया। आरएनए का कुछ नहीं है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड ये होता है आरएनए का स्ट्रक्चर। इसमें फर्दर कुछ नहीं पढ़ना हमने, बस ये डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। और फर्दर अगर हमें कुछ पढ़ना है आरएनए में, तो ये है आरएनए के फर्दर 3 पार्ट डिवाइड हुए पड़े हैं, एनसीईआरटी में गिवन होंगे। बाकी लर्न नहीं करना तुमने कुछ। एमआरएनए और आरआरएनए, ठीक है, और टीआरएनए, ये बायो में होता है, बायो वाले लर्न करेंगे, केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर, ठीक है, क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर के मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आर का मतलब होता है सेकंड वाले का, इसका राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल। एंड टी का मतलब होता है ट्रांसफर। बस ये अपने तीनों अपने अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ओके, बस मेन यही था, डीएनए, आरएनए, और तुम्हारा ये न्यूक्लिक एसिड का फर्दर देख लो और नोट्स बना लेना। तो ये टॉपिक है, और न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नोट्स बना लेना, फिर बस विटामिन्स का रह गया हमारा यहाँ पे।